प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक है व्रत अर्थात सर्कल। हम सर्कल के बारे में स्टडी करेंगे। व्रत 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 से संबंधित आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी होंगी अपने घर में, बाहर, स्कूल में, कि जो व्रत के आकार की होती हैं, लेकिन हमें एग्जैक्ट ये नहीं पता होता कि वो व्रत है तो व्रत की आखिर डेफिनेशन क्या है, हम उसे व्रत ही क्यों कहते हैं। ठीक है, तो व्रत एक ऐसी आकृति है जो एक नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं से बनी हुई आकृति है। अर्थात जैसे हमने यहाँ पर जो फिगर बनाया है, जो आकृति बनाई है, ये क्या है? व्रत है। ये क्या है? सर्कल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक केंद्र लिया है ना, ये हमारा केंद्र है जिसे हमने ओ नाम दिया है। ठीक है, अब ओ से एक नियत बिंदु ओ से समान दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी समान है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी समान है। अर्थात परिधि पर, केंद्र से परिधि की जो दूरी है वो क्या होती है? त्रिज्या होती है। वो आप कोई सी भी खींच लें, है ना, तभी मैंने लिखा है समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं, अनगिनत बिंदु हो सकते हैं। ठीक है, स्थित सभी बिंदुओं को, अब ये बिंदु मिल गए, इन बिंदुओं को हमने मिलाकर जो आकृति बनाई है उसे ही हम क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं या फिर वृत्त कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर वृत्त का केंद्र O है और वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि पर हमने जो लाइन खींची है, जो रेखा खींची है, उसे ही हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर OA OB क्या है? त्रिज्या है ना। ये जितनी मैंने ग्रीन से बनाया है ये सब क्या त्रिज्या है। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, H F तो OH OF OC OD OG OK, इस तरीके से ये क्या है? सब वृत्त की त्रिज्याएं होंगी। O क्या है? वृत्त का केंद्र। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को। अब हम बात करते हैं वृत्त के व्यास की। ठीक है, व्यास, जब हम व्यास की बात करते हैं तो एक कॉमन सा फैक्ट है कि व्यास क्या है? वृत्त की त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है, अर्थात डायमीटर ऑफ सर्कल इज 2 टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस। ठीक है, अर्थात वृत्त का व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या। त्रिज्या को हम रेडियस कहते हैं और इसे R से लिखते हैं। कहीं कहीं पर हम स्मॉल r बनाते हैं, कहीं कहीं पर कैपिटल R बनाते हैं। ठीक है, तो वृत्त के व्यास की जब हम बात करते हैं तो त्रिज्या का 2 गुना। ठीक है, तो यहाँ O से A तक ये भी त्रिज्या है और O से B तक ये भी त्रिज्या है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ से और यहाँ तक ये जो पोर्शन है BOA, अर्थात BA यहाँ पर क्या है? व्यास है। किसका? वृत्त का व्यास है। ठीक है, अगला है वृत्त की जीवा है, जिसे हम कहते हैं कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो वृत्त पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? वृत्त की जीवा कहते हैं। ठीक है, अब वृत्त, ये हमारा वृत्त है और हमने कोई भी 2 बिंदु ले लिए A और B। ठीक है, और दोनों को मिला दिया, तो AB जो लाइन है, AB जो रेखा है वो क्या है? वृत्त की जीवा। और यहाँ पर हमने CD भी लिया है, तो CD भी क्या है? वृत्त की जीवा। नेक्स्ट, वृत्त की परिधि। परिधि मतलब सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो वृत्त में जितने भी हमने बिंदु लिए हैं, है ना, वृत्त की परिधि पर हमने जितने भी बिंदु लिए हैं, उन बिंदुओं से किसी एक जगह से स्टार्ट करके और पूरा एक चक्कर घूमने में हम जितनी भी दूरी चलते हैं वो क्या होती है? वृत्त की परिधि। इसे हम सरकमफेरेंस बोलते हैं। तो सरकमफेरेंस अर्थात C बराबर होता है 2 × पाई × R। ठीक है, R क्या है? यहाँ पर रेडियस। ठीक है, और पाई क्या है? पाई एक नंबर है, पाई एक संख्या है जिसकी वैल्यू होती है 22/7 या फिर 3.14। ठीक है, और R क्या है? यहाँ पर रेडियस। ठीक है, इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। अब हम बात करते हैं वृत्त की छेदन रेखा की। ठीक है, तो वृत्त की छेदन रेखा क्या होती है? वह रेखा जो वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं से होकर गुजरती है उसे हम वृत्त की छेदन रेखा कहते हैं। हमने यहाँ पर एक वृत्त बनाया है और इसमें 2 रेखाएं हमने दर्शाई हैं, AB और DC। AB और DC दोनों ही क्या है? वृत्त की छेदन रेखा या फिर सेकेंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, आगे बात करते हैं वृत्त का चाप, है ना, आर्क ऑफ अ सर्कल। ठीक है, हमने यहाँ पर एक वृत्त बनाया है और ये हमने पॉइंट बनाए हैं। ठीक है, तो वृत्त के चाप के है ना 2 टाइप हैं, एक तो है लघु चाप और एक है दीर्घ चाप। लघु का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो ऐसा चाप जो छोटा हो, है ना, लघु चाप अर्ध, है ना, छोटा हो। छोटा, अब कंपेयर किससे करेंगे? कंपेयर करेंगे हम अर्धवृत्त से, क्योंकि हम एक ही वृत्त में 2 चाप की बात कर रहे हैं।
तो फिर क्या है, हम इस तरीके से मानेंगे कि हमने वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट लिया है। ठीक है, तो वृत्त का एक भाग, दोनों भाग क्या कहलाएंगे, अर्धवृत्त कहलाएंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों पार्ट को मिलकर ही तो कंप्लीट हो रहा है, एक वृत्त बनना है। ठीक है, तो जब हम लघु चाप की बात करते हैं तो लघु चाप क्या है, यहाँ पर ABC, यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, लघु चाप है ना। अब लघु चाप क्यों है, लघु चाप इस वजह से है, जब हम अर्धवृत्त की बात कर रहे थे। अब हम जैसे अर्धवृत्त अगर निकालें इसका, तो क्या होगा, ये क्या हो गया, अर्धवृत्त हो गया। ठीक है, अब अर्धवृत्त से छोटा है ना, ये चाप की जो लंबाई है वो अर्धवृत्त से, क्योंकि अर्धवृत्त यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर ख़त्म होता है, लेकिन इस चाप की लंबाई तो यहाँ से यहाँ तक ही है, मतलब ये जो चाप है वो ऑलरेडी इससे कम है, अर्धवृत्त की लंबाई से कम है, अर्धवृत्त की परिधि से कम है, तो ये इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, लघु चाप कहते हैं। ठीक है, अब एक दूसरा चाप है इसमें। ठीक है, एक दूसरा चाप है, कौन सा, ADC है ना। अब ये अर्धवृत्त है, ये वाला पोर्शन भी तो अर्धवृत्त है, लेकिन ADC क्या है, अर्धवृत्त की जो परिधि है, जो अर्धवृत्त की परिधि वाली लंबाई है उससे कहीं ज़्यादा है ये वाला चाप, है ना। तो जब अर्धवृत्त से बड़ा है कोई भी चाप तो हम उसे क्या कहते हैं, दीर्घ चाप कहते हैं। अर्थात ऐसा कोई भी चाप जो अर्धवृत्त से छोटा हो उसे हम लघु चाप, और ऐसा कोई भी चाप जो अर्धवृत्त से बड़ा हो उसे हम दीर्घ चाप कहते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं अर्धवृत्त। ठीक है, अर्धवृत्त का मतलब होता है कि किसी भी वृत्त के 2 भाग करना। ठीक है, अर्थात सेमी सर्कल, है ना। किसी भी, अब हम चूंकि वृत्त की बात कर रहे हैं तो हम वृत्त के ही 2 बराबर भाग करेंगे। ठीक है, तो वृत्त का व्यास हमेशा वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है, और उस प्रत्येक भाग को हम अर्धवृत्त कहते हैं या फिर सेमी सर्कल कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर दर्शाया, ये वाला पोर्शन है, ये भी अर्धवृत्त है, AOB के ऊपर का पोर्शन भी अर्धवृत्त और AOB के नीचे वाला पोर्शन भी अर्धवृत्त। अब हम बात करते हैं वृत्तखंड की। ठीक है, जब हम वृत्तखंड की बात कर रहे हैं तो एक हमने सर्कल बनाया है। ठीक है, और यहाँ पर A और यहाँ पर केंद्र हमने O माना है और यहाँ पर एक बिंदु B मान लिया है। ठीक है, अब ऐसा ही इसमें है ना। हम चाप में केवल परिधि की लंबाई की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम पूरे एरिया की बात करेंगे। ठीक है, तो अर्धवृत्त का ऐसा एरिया, वृत्त का ऐसा क्षेत्र जो अर्धवृत्त से कम हो उसे हम क्या कहेंगे, लघु वृत्तखंड कहेंगे। ठीक है, और वृत्त का ऐसा क्षेत्रफल जो अर्धवृत्त से ज़्यादा हो, अर्धवृत्त तो ये बनेगा, यदि यहाँ पर ये केंद्र है तो ये बनेगा। अब ये वाला पोर्शन तो ज़्यादा है तो इसे हम दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे, और ये वाला पोर्शन अर्धवृत्त से कम है तो इसे लघु वृत्तखंड बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया होगा। अगला है त्रिज्यखंड। ठीक है, त्रिज्यखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड जैसे हमने यहाँ पर एक सर्कल बनाया, इसका केंद्र O है और हमने वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि पर 2 रेखाएं खींची हैं, और ये तो आप जानते ही है, वृत्त के केंद्र से परिधि पर जो रेखा खींचते हैं वो वृत्त की त्रिज्या होती है या फिर रेडियस होती है। ठीक है, तो OA और OB OA और OB दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, और वो एक चाप भी बनना है यहाँ पर, कौन सा, A और B के बीच में एक चाप भी तो बनना है। ठीक है, तो इसके द्वारा OAB के द्वारा जो ये क्षेत्रफल है, ठीक है ना, इसे हम क्या कहेंगे, लघु त्रिज्यखंड। ठीक है, क्यों लघु क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये अर्धवृत्त से कम है, है ना, ये जो क्षेत्र है वो अर्धवृत्त से कम है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त जो पोर्शन बचा हुआ है वो क्या है, अर्धवृत्त से ज़्यादा है, तो इस वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। अब वृत्तखंड और त्रिज्यखंड में शायद आप कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है, तो बहुत छोटा सा अंतर है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अंतर है कि जब हम वृत्तखंड की बात करते हैं, ठीक है, तो हम केवल एरिया की बात करेंगे। ठीक है ना, जबकि त्रिज्यखंड की जब हम बात करेंगे तो ऐसा एरिया जो 2 त्रिज्याओं के बीच का हो, अर्थात 2 त्रिज्याओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहेंगे, हम त्रिज्यखंड कहेंगे, और केवल एक जीवा के अंतर्गत, है ना, जैसे हमने यहाँ से A भी दिया है हमने CD। ठीक है, तो CD क्या है, यहाँ पर एक जीवा है। जीवा क्या होती है, जीवा वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होती है। तो C और D 2 बिंदु हैं और उनको हमने मिला दिया, तो उसके द्वारा जो क्षेत्र हमें मिला है वो क्या है, वृत्तखंड है ना। तो और वो चूंकि अर्धवृत्त से छोटा है तो इस वजह से हम इसको लघु वृत्तखंड कहेंगे, और जो शेष बचा है वो जाहिर सी बात है कि
ऑब्वियसली वो तो अर्धवृत्त से बड़ा होगा, तो इस वजह से हम इसे दीर्घवृत्त खंड कहेंगे। ठीक है, तो आज हमने वृत्त के बारे में जाना, वृत्त से संबंधित जो महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है जिसका हम न्यूमेरिकल्स में या अपनी प्रॉब्लम्स को समझने में करते हैं, है ना, तो उसका अध्ययन किया और उसे समझाया अच्छे से फिगर के माध्यम से। मेरे ख्याल से आपको ये जितनी भी टर्मिनोलॉजी है वो समझ में आई होंगी। यदि आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो फिर वृत्त से संबंधित किसी भी समस्या का आप आसानी से समाधान कर सकते हैं और प्रश्नों को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जिनको आवश्यकता है उनको ग्रुप में या फिर अपने साथियों के साथ में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।